लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, नियमों से कम चलता है। ये बात ओम बिरला जी को समझनी होगी। इसमें अगर सदन में प्रतिपक्ष का नेता खड़ा भर हो जाए तो पूरी संसद शांत होकर के उसको सुनती है। लोकसभा अध्यक्ष भी बगैर किसी बात के उनको बोलने का मौका देते हैं। इवन अगर प्रधानमंत्री के उद्बोधन में भी वो बीच में खड़े होकर के अपना सवाल उठाएं तो उन्हें इजाजत है। लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठ गए। लोकसभा के स्पीकर ने पूछा कि आप क्यों बैठ गए? अरे कहन भाई, नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गए। तो लोकसभा के अध्यक्ष का नेता प्रतिपक्ष के प्रति एक जो व्यवहार है, ये किसी व्यक्ति के प्रति व्यवहार नहीं है, लोकतंत्र के प्रति जो अमर्यादित व्यवहार है, उसकी शिकायत राहुल गांधी जी ने की है, प्रियंका गांधी जी ने की है, हमने की है, सभी लोगों ने की है। हमारी लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी जैसे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं, जिसमें वो किस पार्टी से आते थे, पार्टी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने स्पीकर के तौर पर जो जिम्मेदारी थी उसको बहुत अच्छे से निभाया। राहुल गांधी जी का कौन सा आचरण खराब है? कभी कहते हैं टी शर्ट पहन करके नहीं हम आने देंगे, कभी कहते हैं कुछ नहीं करने देंगे, नियम बता नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को बगैर किसी नियम के, बगैर किसी अनुमति के खड़ा होने की इजाजत हमारी संस्थाएं देती हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के अध्यक्ष हो। उन्हें अपनी अगर गरिमा का ध्यान नहीं तो कम से कम अपने पद की गरिमा का और लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान जरूर रखें। हम तो चाहते हैं कि जहां पर भी भ्रष्टाचार है, जहां पर भी ब्लैक शीप्स हैं, वो सामने आने चाहिए, ताकि कोई भी प्रणाली जो है वो स्वस्थ हो सके, स्वच्छ हो सके। मैं व्यक्तिगत रूप से, स्पष्ट रूप से मैं नहीं मानता कि किसी न्यायमूर्ति के घर में किसी की भी हैसियत हो सकती है कि वो फालतू कोई भी चीज रख दे। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। जी नमस्कार कुणाल भाई। सुरेंद्र जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का आरोप है कि स्पीकर अलोकतांत्रिक तरीके से सदन चला रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है उन्हें? जो वेस्टमिनिस्टर प्रणाली जिसको हम लोगों ने लोकतंत्र में अपनाया है जी, उसमें अगर सदन में प्रतिपक्ष का नेता खड़ा भर हो जाए तो पूरी संसद जो है शांत होकर के उसको सुनती है। लोकसभा अध्यक्ष भी बगैर किसी बात के उनको बोलने का मौका देते हैं। इवन अगर प्रधानमंत्री के उद्बोधन में भी वो बीच में खड़े होकर के अपना सवाल उठाएं तो उन्हें इजाजत है। और इस प्रणाली के खाली जवाहरलाल जी से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी उतना ही सम्मान करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, वो अपना वक्तव्य दे रहे थे, नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो लाल कृष्ण आडवाणी जी बैठ गए। लोकसभा के स्पीकर ने पूछा कि आप क्यों बैठ गए? अरे कहन भाई, नेता प्रतिपक्ष खड़े हो गए। और यहां पर आदरणीय हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो लोकतंत्र के मंदिर के रक्षक के रूप में बैठाया है, जो हो सके एक पार्टी से जीत करके आए हैं, लेकिन जैसे ही वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं वैसे ही वो पार्टी से ऊपर हो गए। वो एक आचरण एक पार्टी के वर्कर की तरीके से कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? आप स्वयं देखिए। तो लोकसभा के अध्यक्ष का नेता प्रतिपक्ष के प्रति एक जो व्यवहार है, ये किसी व्यक्ति के प्रति व्यवहार नहीं है, लोकतंत्र के प्रति जो अमर्यादित व्यवहार है, उसकी शिकायत राहुल गांधी जी ने की है, प्रियंका गांधी जी ने की है, हमने की है, सभी लोगों ने की है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेतृत्व को समझना होगा कि सत्ताएं परमानेंट नहीं होती हैं। कल की डेट में आप प्रतिपक्ष में होंगे तो आपके साथ अगर ऐसा अमर्यादित आचरण होगा तो निश्चित तौर पर आपको तकलीफ होगी। तो हमने बिल्कुल। बड़ी सभ्य भाषा में सारी बातें अपनी कही हैं और हमने कहा है कि नेता जो सदन ने अध्यक्ष सदन जो वो है लोकसभा है, उन्हें गरिमामयी आचरण करना चाहिए। वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात करें। पार्टी के लोग सत्ता पक्ष के और प्रतिपक्ष के आपस में एक दूसरे पर मुद्दों पर बात करते रहेंगे, कटाक्ष भी करते रहेंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती।
विपक्ष हम्म हंगामा नहीं कर रहा है, सत्ता हम्म। पक्ष हंगामा करके लोकसभा अध्यक्ष के जरिए सदन को बगैर किसी कारण के स्थगित कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए घातक प्रवृत्ति है, ये हमने कहा। बिल्कुल। और हमारी लोकसभा में सोमनाथ चटर्जी जैसे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं जिसमें वो किस पार्टी से आते थे, पार्टी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने स्पीकर के तौर पर जो जिम्मेदारी थी उसको बहुत अच्छे से निभाया। आपने कहा कि आ, उनका आचरण ठीक नहीं, उनको अच्छा आचरण अपनाना चाहिए था ओम बिरला साहब को। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूं कि नियमों का पालन हो। अब ये मतलब विपक्ष बताए कि वो किन नियमों का हवाला दे रहे हैं जिसके तहत वो कह रहे हैं कि नियमों का पालन हो, और दूसरी बात वो राहुल गांधी को ये भी नसीहत दे रहे हैं कि आपका आचरण ठीक होना चाहिए। तो किस मामले को लेकर कह रहे हैं कि उनका आचरण ठीक होना चाहिए ये तो नेता ओम प्रतिपक्ष बिरला का? से पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी जी का कौन सा आचरण खराब है। कभी कहते हैं टी हम्म शर्ट पहन करके नियम आने देंगे, कभी कहते हैं कुछ नहीं करने देंगे, नियम बता नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को बगैर किसी नियम के, बगैर हम्म। किसी अनुमति के खड़ा होने की इजाजत हमारी संस्थाएं देती हैं, ससम्मान देती हैं, और जो एक प्रचारित प्रणाली है वो सम्मान देती है। उसके बाद आप किस नियम की बात कर रहे हैं, ये तो ओम बिरला साहब को स्वयं बताना पड़ेगा, उनसे आपको पूछना पड़ेगा, हम क्या बताएं। लेकिन हम तो इतना ही कि सब कुछ हमें खबर है, नसीहत न दीजिए। हमें नसीहत देने की जगह अगर आप लोकतंत्र को स्वयं देख लें, समझ लें, पढ़ लें, सारी चीजें तकनीकों से नहीं आती। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, नियमों से कम चलता है। ये बात ओम बिरला जी को समझनी होगी। असल में मैं इनका गौरव गोगोई का, जो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई हैं, उनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद ओम बिरला से मिले उनके केबिन में जाकर के कांग्रेस के सांसद, और इसके बाद इस संबंध में बातचीत की। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया कि उन्होंने ऐसी नसीहत क्यों दी नेता प्रतिपक्ष के बारे में? दूसरा ये कि हमने तो नेता प्रतिपक्ष लगातार कह रहे हैं कि 7-8 दिन से वो एक शब्द नहीं बोल पाए संसद में। तो ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि जब वो खड़े होते हैं तो हाउस एडजर्न कर दिया जाता है? वहां कर क्या बात हुई, ये लोगों के सामने आनी चाहिए ना कि उन्होंने क्या जवाब नहीं, दिया। लोगों के सामने व्यक्तिगत रूप से मैंने गौरव गोगोई साहब से बात नहीं की है। लेकिन बहुत हम्म स्पष्ट है, जब राहुल गांधी जी, गौरव गोगोई साहब सबके सब जनता के बीच में, मीडिया के बीच में आकर के अपनी बात कह रहे हैं, तो स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने तो बात की कि भाई हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है। नंबर एक, और मैं फिर से आपसे कहता हूं, नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। नंबर तीन, कि अगर आपको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली वाले लोकतंत्र जो हमारे यहाँ पर है, उसमें अगर हम्म आपको काम करना है, तो अध्यक्ष को इस तरीके की चीजें नहीं करनी होगी। दुर्भाग्य से पिछले राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब ने ऐसी बात करी थी। जब जगदीप, तो हमें मजबूर होकर के उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हम लाना नहीं चाहते थे, लेकिन भारी दिल से अविश्वास प्रस्ताव सांसद लेकर के आए, उसके बाद बातचीत हुई, फिर उसको हटाया गया। तो मेरा यह कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर के पुजारियों को, जो मुख्य भूमिका में बैठे हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष हों चाहे राज्यसभा के अध्यक्ष हों, उन्हें अपनी अगर गरिमा का ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, तो कम से कम अपने पद की गरिमा का और लोकतंत्र की गरिमा का ध्यान जरूर रखें। और लगातार प्रतिपक्ष के नेता को न बोलने देना लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है, और वो भी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ये लोग कर रहे हैं। काफी गंभीर बात है ये। क्योंकि संवैधानिक पद उनके पास भी है, संवैधानिक पद नेता प्रतिपक्ष के पास भी है, और दोनों ही की अपनी अपनी संवैधानिक मर्यादाएं और बाध्यताएं हैं, उनको उनको पालन तो करना ही चाहिए। सुरेंद्र जी, एक सवाल और है कि ये जो भूपेश बघेल साहब हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनके घर सीबीआई ने छापा मारा। उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, ये इसका तो कोई अर्थ नहीं इस पर बातचीत करने का। लेकिन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं साय साहब, विष्णुदेव साय, वो ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में युवाओं को सट्टेबाजी की ओर ढकेला गया, युवाओं को बर्बाद किया गया, और उसी का खामियाजा है कि आज उनके घर में छापा पड़ रहा है। लोग तो बता रहे हैं कि जिस सट्टेबाजी की ये बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो सट्टेबाज जो दुबई में बैठे हुए थे, कोई कौन सा देव ऐप है, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज तो तय है कि जब जब भूपेश बघेल साहब सक्रिय होते हैं, हम्म कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स उनके घर घुस जाती है।
और आज तक 2-2 3-3 बार जा चुकी है विषयांतर करने के लिए। आज तक ना ईडी ये बता पाई है कि उनके घर से क्या मिला, ना सीबीआई ने बताया उनके घर से क्या मिला। कुछ दिन पहले ईडी भी गई थी जब उनको पंजाब का प्रभारी बनाया था। 16 दिन हमारा पहले, ये हाँ। कहना है कि अगर आपके पास, देखिए किसी भी इतने बड़े शख्स के यहाँ पर, पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ आप जाते हैं तो आपके पास कुछ कंफर्म एविडेंस होने चाहिए। वो चीज बिल्कुल। अगर नहीं मिली है आपको, झूठा हम्म। आपके पास कहीं कोई सूचना थी, तो आप हम्म। सामने आकर के क्षमा मांग लीजिए, ईडी और सीबीआई। लेकिन ईडी और सीबीआई क्या करे, वो अपने मालिकों से गवर्न है, मालिकों के वो तोते की तरीके से काम कर रही है, मालिक के पिट्ठुओं की तरीके से काम कर रही है। तो वो ये तो नहीं बता पा रही कि उनके यहां से मिला क्या। सीबीआई भी कल शाम को वापस चली गई हम्म। और कोई उन्होंने सूचना नहीं दी कि क्या मिला। एक इन जनरली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई इनके घर से कोई कैश मिला, कोई फ्लॉपी ड्राइव मिली, कोई डिस्क मिली, उसमें ये सूचनाएं थी, ईडी ने कुछ बताया हो। आते हैं, बैठते हैं, खंगालते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। तो ये समझ से बाहर है कि भूपेश बघेल जी को आप बेइज्जत करना चाहते हैं, भूपेश बघेल जी को डराना चाहते हैं, या भूपेश बघेल जी को धमकाना चाहते हैं। तो मैं एक बात बता दूं, भूपेश बघेल जी कांग्रेसी हैं। वो सब, हम सब लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे, उग्रवादियों से नहीं डरे, ये जो नक्सली हैं इनसे नहीं डरे। 45 लोग हमारे एक साथ कर्मा वैली में शहीद हो गए थे, झरमा वैली में, महेंद्र कर्मा के नेतृत्व में, विजय महेंद्र चंद्र कर्मा शुक्ला थे। जी वगैरह सारे के जी। सारे आपको। तो हम तब नहीं डरे। तो अब हम इन सारे हथकंडों से डरने वाले लोग नहीं है, हम बिल्कुल कतई नहीं डरने वाले लोग हैं। आइए, स्वागत है, चाय पीजिए भाई, और तो कुछ है नहीं। और अगर कुछ हो तो आप बताइए ना जनता को। एक सवाल और है सुरेन जी, मतलब इसका मतलब सीधे कांग्रेस या विपक्ष से मतलब नहीं है, लेकिन समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें विपक्ष का टेक क्या है, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जैसे विदेश नीति पर विपक्ष का टेक होता है, वैसे ही हर हर घटना पर विपक्ष का एक टेक तो होना ही चाहिए। तो ये जो हाई कोर्ट के जज जिनके घर से जले हुए नोटों के बंडल मिले थे, इसके बाद से तमाम सोशल मीडिया में और तमाम लोग जो है न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। तो इसमें विपक्ष का क्या टेक है, कांग्रेस का क्या टेक है इसमें, इस घटना को लेकर देखिए, के? साफ सी बात है, ये अगर आपके घर से या मेरे घर से मिले होते तो अभी तक हम्म। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, सारी दुनिया, एनआईए से लेकर के सारी एजेंसियां हमारे यहाँ पहुंच गई होती। हम्म। तो भाई अगर इनके यहाँ से है तो इसी इतनी ही तेजी से जांच भी होनी चाहिए। क्या क्या न्यायपालिका के जज क्या आलोचना से परे हैं? नहीं है। अगर उनके यहाँ से कुछ गलत मिल रहा है तो उसकी जांच बिल्कुल पूरी तरीके से, और मैं तो बधाई दूंगा सीजीआई को कि कम से कम हम्म। उन्होंने पहले तो एक दिन मैनेज करने की जिस तरीके से मीडिया में कोशिश हुई आपके सामने कि फायर ऑफिसर को कहा गया कि कुछ नहीं मिला, फिर अगले दिन कहा मैंने नहीं कहा था, फिर जले हुए बंडलों की जब सीजीआई के यहां से वीडियो जारी हुई, तब हम्म। हमने तो स्वागत किया। हम तो चाहते हैं कि जहां पर भी भ्रष्टाचार है, जहां पर भी ब्लैक शिप्स हैं, वो सामने आने चाहिए, ताकि कोई भी प्रणाली जो है वो स्वस्थ हो सके, स्वच्छ हो सके। और जिस तरीके से सीजीआई ने इनिशिएटिव लिया है, उसको तो हम्म। हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव है। और हम ये भी जरूर चाहते हैं कि इसकी जांच हो, इसकी जांच जो है कहीं ना कहीं अपनी परिणति तक पहुंचे, इसमें छुपाया कुछ ना जाए। जो जितना भी बड़ा कोई भी आदमी है, अगर वो गलत है तो उसके सामने वो होना चाहिए। और जिस तरीके से हास्यास्पद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं न्यायमूर्ति वर्मा, वो अपने आप में साफ बताता है कि उनके पास कहने के लिए भी कुछ नहीं। कह रहे कि साहब आउट हाउस में कितने किसने रख दिए मुझे पता ही नहीं। अरे कोई आदमी ऐसा हो सकता है, आप बताइए। तो इसकी तो देखिए जांच गंभीरता से होनी चाहिए, पूरी सफाई से, पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। विपक्ष का, देश का एक एक नागरिक इस बात को चाहता है। अगर आप नहीं चाहते हो तो बताइए आप क्या चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो मीडिया में खबरें हैं वो तमाम डायमेंशन की हैं, हम किसी एक ही डायमेंशन में ना जाए, इसीलिए मैंने आपका मतलब विपक्ष का टेक पूछा। एक डायमेंशन ये भी है कि जस्टिस वर्मा जो है वो तमाम ऐसे
केसेस में शामिल रहे हैं, जिनका निर्णय जो आया वो केंद्र सरकार को असहज करने वाला था, चाहे वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की चाहे जमानत का मामला हो, या फिर कई अन्य मामले जो ईडी और सीबीआई से जुड़े हुए थे। इसको लेकर भी काफी सारी बातें हैं कि सरकार इनसे असहज थी। दूसरी बात, मीडिया में एक मुद्दा ये भी है कि जो जज का परिसर होता है उसको जज नहीं देखता, उसको सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं। और जो हिस्सा है जो बाहर वाला, जहां पर वो ये जो जले हुए नोट मिले हैं, वो डायरेक्ट उनकी अंडरटेकिंग में नहीं है, वो उनके बेडरूम में नहीं है, वो उनके मतलब लॉकर में नहीं है। तो हो सकता है, संभावना हो सकती है कि कुछ हुआ हो। वहां पर भी आग लगी होती तो पता चल जाता। भागे नहीं लगी तो क्या किया जाए, ये तो सारा क्रेडिट जो है आग को आग जाता को है। दिया जाए। एक बात। दूसरी बात, हम्म। आप ये कहना चाहते हैं कि जो माननीय हमारे जजेस हैं, हम्म। उनके यहाँ कोई बाहर का आदमी पैसे रख के चला गया, गार्ड रख के चले गए, इतनी बड़ी रकम, 8-10 हजार, 15 हजार, 20 हजार के एम्प्लॉय हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा बल बेईमान है जो उनकी सुरक्षा कर रहे हैं? ये हास्यास्पद बातें हैं। और रही बात उनके निर्णय अगर सरकार को असहज कर रहे हैं तो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। निर्णयों पर बात नहीं होनी चाहिए। निर्णय जो उन्होंने दिए कानून सम्मत दिए होंगे। कई निर्णय हमारे पक्ष में हमें अच्छे लगे, कई निर्णय हमारे पक्ष के बुरे लगे, बहुत साफ सी बात है, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं। लेकिन उससे ये विषयांतर किया जा रहा है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो ये कहना है कि साफ सुथरी जांच हो, निष्पक्षता से जांच हो, पारदर्शी तरीके से जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। भाई मैं व्यक्तिगत रूप से, स्पष्ट रूप से मैं नहीं मानता कि किसी न्यायमूर्ति के घर में किसी की भी हैसियत हो सकती है कि वो फालतू कोई भी चीज रख दे। और इस देश में जहां गरीबी है, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर वो हैं, आप गार्ड्स को कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपए उनकी जानकारी में रखे गए हों, तो ये बात तो देखिए मानने वाली नहीं है। बाकी जो जांच में होगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है, आपका टेक स्पष्ट है। मुझे बस यही जानना था कि विपक्ष का टेक क्या है। ठीक है, इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं।